मिल रही है सीएम योगी के अफसरों को सख्त निर्देश, अवैध धर्मांतरण की हर कोशिश के खिलाफ करे कठोर कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है अवैध धर्मांतरण एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का साजिश है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात कही गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भी कहीं भी खुले में मांस आदि का खरीद बिक्री नहीं हो, यह भी कहा गया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध है, ये कहा गया है। बकरीद पर तय स्थान पर ही होगी कुर्बानी, साफ सफाई के हो विशेष प्रबंधन, तो बड़ी बात सामने आई है। सड़क आवागमन बाधित ना हो, वहीं धार्मिक गतिविधियां को लेकर भी बात कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आस्था को सम्मान दे पर ना शुरू हो कोई भी नई परंपरा। सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, बड़ा बयान सामने आया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी तरह से कोई भी गलती यहां पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात कही गई, बकरीद को लेकर भी कई बातें कही गई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक अपने सरकारी आवास पर की और इसमें जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे और प्रमुख सचिव गृह के अलावा तमाम अफसर मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि अवैध धर्मांतरण के मामले में तत्काल कार्रवाई हो, ऐसा कोई भी सिंडिकेट पनपने नहीं देना है, उस पर तुरंत लगाम लगानी है और ऐसे लोगों पर कठोरता से कार्रवाई करनी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांवड़ यात्रा पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अफसरों को कि बकरीद पर जो कुर्बानी है वो प्रतिबंधित पशुओं की नहीं होगी और वो तय जगह पर होगी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री के तेवर काफी सख्त नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस महकमे के तमाम बड़े अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी और अवैध धर्मांतरण के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे सिंडिकेट को पूरी तरीके से तोड़ा जाए। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए संकेत। और बड़ी खबर मिल रही है आदि पुरुष फिल्म विवाद से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की सख्त टिप्पणी सामने आई है। हर बार हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। हिंदू सहिष्णु और सभ्य है तो उन्हें दबाना सही है क्यों। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने की है सख्त टिप्पणी। मनोज मुंतशिर को हाईकोर्ट का नोटिस भी। जज ने कहा है कि डिस्क्लेमर में दिया गया है कि ये रामायण नहीं है, क्या देशवासियों को बेवकूफ समझे हैं। मामले में कल आपको बता दें कि सुनवाई जारी रहेगी। सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, साफ तौर पर यहां पर कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। मनोज मुंतशिर को साफ तौर पर यहां पर नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन डिस्क्लेमर की भी बात यहां पर सामने आई है कि दर्शकों ने क्या इस बात को नहीं पढ़ा था क्या? देखिए, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने बहुत सख्त मौखिक टिप्पणी की है। वर्बल ये कहा है आज सुनवाई और बहस के दौरान। डिस्क्लेमर को लेकर भी उन्होंने फिल्मकारों को घेरा है और ये कहा है कि आप डिस्क्लेमर ये देते हैं कि ये रामायण नहीं है, लेकिन आप अपने फिल्म में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, लंका सबको दिखाते हैं। क्या देशवासियों को आपने बेवकूफ समझा हुआ है? ऐसा फिल्म के निर्माताओं के लिए हाईकोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की है। ये भी उन्होंने कहा है कि हर बार हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ली जाती है। हिंदू सहिष्णु हैं, इसलिए हर बार उनकी सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है। वो सभ्य हैं तो क्या उन्हें दबाना सही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान विवाद जो चल रहा है वो एक ऐसे धर्म के बारे में है जिसे मानने वालों ने कहीं कोई लोक व्यवस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुछ लोग सिनेमा हॉल बंद कराने जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ हॉल बंद करवाया, वो और कुछ भी कर सकते थे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाए जाने की अर्जी स्वीकार की है, उनको नोटिस जारी कर दी है और कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। अब देखना यही है कि हाईकोर्ट की ओर से इस पर क्या फैसला आता है। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजेश सिंह चौहान, जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की बेंच ने सख्त मौखिक टिप्पणी की है। ये भी जो याचिकाकर्ता के वकील है उन्होंने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि इस फिल्म के तमाम दृश्यों, संवादों और जो जानकारी दी गई है उसमें कमियां थी, गड़बड़ियां थी, लिहाजा जो पड़ोसी मित्र देश हमारे नेपाल ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया और
ये बात उनके वकीलों की ओर से कही गई है कि ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं और मित्र देशों से संबंध भी खराब कर रहे हैं। तमाम आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में कल भी सुनवाई जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में लूट का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शहादरा के फर्श बाजार इलाके में 2 लुटेरों ने एक कपल को लूटने के लिए रोका, लेकिन जैसे ही लुटेरों को पता चला कि इस कपल के पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं, तो इन लुटेरों ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा क्या किया इन लुटेरों ने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जिस दिल्ली में बेधड़क 20 सड़क लूटपाट हो जाती है, जिस दिल्ली में सरेआम बंदूक दिखाकर पैसा छीन लेना आम सी बात है, उस दिल्ली में लुटेरों के ईमान जागने की, दयावान हो जाने की तस्वीर भी सामने आई है। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक लूट की घटना का वीडियो सामने आया। यहां स्कूटी पर सवार 2 लुटेरे पिस्टल के बल पर एक कपल को रोककर खड़े हैं। दोनों फिल्मी अंदाज में कपल से अपना पैसा और सारा सामान देने को कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ। वो वीडियो राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा था और जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि उस वीडियो को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बताया जा रहा था कि वो दोनों लुटेरे हैं, लेकिन उन दोनों लुटेरे को दयावान लुटेरे के नाम से जाना जा रहा था। दरअसल दोनों लुटेरे जब इस कपल से पैसा मांगते हैं तो वो अपने पास सिर्फ 20 रुपए होने की बात लुटेरों को बताते हैं। लुटेरों को यकीन नहीं आता तो वो शख्स की तलाशी लेकर इस बात की तस्दीक करता है। जब तलाशी में सचमुच कपल के पास सिर्फ 20 ही रुपए निकलते हैं तो न सिर्फ लुटेरे झंझला जाते हैं, बल्कि थोड़ी देर में ही उसका मन भी पसीज जाता है। दोनों स्कूटी पर बैठते हैं और फिर कुछ सोचकर जेब से 100 का नोट निकालकर इस कपल को पकड़ा देते हैं। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि वो वीडियो राजधानी दिल्ली स्थित शाहदरा जिले का है और शाहदरा जिले में पिछले कुछ दिनों पहले एक लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए 2 लुटेरे पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान में जब एक दंपति को रोका गया और दंपति से जब पैसे की डिमांड की गई तो उन दंपति ने दिखाया कि हमारे पास मात्र 20 रुपये हैं। तब उसके बाद उन दोनों लुटेरों ने अपने पॉकेट से 100 रुपये का नोट निकाल करके बोला कि अब ये रखो और तुम यहाँ से जाओ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं कि वो लुटेरा नहीं दयावान लुटेरा था। हेलमेट पहनकर लूट को अंजाम देने वाले इन दोनों लुटेरों की यह हरकत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस ने एकाध नहीं बल्कि पूरे इलाके के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर इन दोनों को ही धर दबोचा है। एक लुटेरा जीएसटी अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है, दूसरा एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। दोनों ही गैंगस्टर नीरज बवानिया से प्रभावित हैं और वीडियोस देखकर क्राइम में उतरे। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि उन लुटेरों ने पहले भी कई ऐसे वारदात को अंजाम दिया था और हालांकि तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगालने के बाद उसकी जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आई और इस मामले में कई और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जो आरोपियों के नाम की अगर बात करें तो उनका नाम हर्ष राजपूत है और दूसरे का नाम देव वर्मा है जो पेशे से जीएसटी अकाउंटेंट है। और जिस तरह से बकायदा इन लोगों की बात करें तो पिछले कुछ समय पहले इन लोगों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों ने भी इस बात में स्वीकार किया कि YouTube से उसने आपराधिक मामलों को अंजाम देना सीखा और खास तौर पर नीरज बवानिया जैसे गैंगस्टर का कई ऐसे वीडियो उन्होंने देखा। दोनों से पुलिस ने लूट के करीब 30 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली के इन दयावान लुटेरों की चर्चा हो रही है तो इस बीच चर्चा इस बात पर भी जरूरी है कि दिल्ली में हथियार के बल पर किसी को लूट लेना कितना आसान दिखता है। 20 सड़क अचानक किसी गली से निकला कोई बदमाश किसी को भी रोककर लूटपाट कर लेता है। हालांकि ये लुटेरे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ है कि लुटेरों को वारदात के वक्त किसी भी तरह का कोई डर नहीं था।
जिस तरह से बकायदा वो कुछ लोगों से मिला और उसके वीडियो जिस तरह से वायरल हुए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले में अब उससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और जानने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर उसने वो पैसे क्यों दिए थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र रावत के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल मुन्ना भाइयों की। यूपी में आयोजित वीडियो भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वालों के खिलाफ एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में करीब 87 मुन्ना भाई और सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी नकल का तरीका देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नौकरी का सवाल है भाई, एग्जाम में मुन्ना भाई। ये तस्वीरें उन नकलची की हैं जिसने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। जरा गौर से देखिए, डॉक्टर इसके कान का कीड़ा नहीं निकाल रहे बल्कि नकल का कीड़ा निकल रहा है। इन जनाब ने नकल के लिए माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस कान में सेट कर ली थी, लेकिन पुलिस और एग्जामिनर की नजर से बच न पाए। दरअसल प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी और दूसरे पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर नकल की कोशिश को पुलिस और एसटीएफ ने नाकाम कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक पदों के लिए आयोजित परीक्षा में कई मुन्ना भाई पकड़े गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल कर रहे थे। 5 मुकदमे जनपद मिर्जापुर में लिखे गए, जिसमें 2 में अरेस्टिंग हुई है और इसमें ये नकल में ये जो बदमाश थे दोनों व्यक्ति ये लोग इन्वॉल्व थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है नवीन कुमार, ये तो एक दूसरे व्यक्ति की जगह पे परीक्षा दे रहा था, जिसकी की बायोमेट्रिक फेल हो जाने पे, जो बायोमेट्रिक हुआ था वो मैच न हो जाने के न होने पे इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा। पुलिस के मुताबिक एक अभ्यर्थी ने चप्पल के अंदर मास्टर कार्ड छिपा रखा था, जबकि कान में ब्लूटूथ डिवाइस छिपी थी। वहीं दूसरी तरफ बिहार का एक मुन्ना भाई पकड़ा गया, जो दूसरे की जगह एग्जाम देने आया था। जौनपुर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नकलचियों को गिरफ्तार किया है। इन नकलचियों ने भी नकल के लिए ब्लूटूथ सहित दूसरी डिवाइसों का इस्तेमाल किया था, लेकिन परीक्षा के वक्त ही सभी नकलची धरे गए। जौनपुर पुलिस ने 13 नकलचियों के पास से 27 मोबाइल, 8 ब्लूटूथ, 15 माइक्रो ईयरबड, 14 सिम बरामद किए हैं। सर्विलांस के द्वारा ब्लूटूथ और इन डिवाइसों के द्वारा पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तत्काल सर्विलांस की टीम तथा थाना पुलिस की टीम द्वारा उन लोगों को चेक किया गया, पूछताछ की गई तो 13 लोग हिरासत में आए, जिनके पास से कई मोबाइल फ़ोन, कई सिम कार्ड, कई मार्कशीट्स और लैपटॉप मिला है। गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मुन्ना भाई वीडियो की परीक्षा दूसरे की जगह देने आए थे। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग एग्जाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग केंद्रों से 4 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। कुल 5 मुन्ना भाई जो दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे थे व्यक्ति सॉल्वर, उनको बारे में सूचना मिली थी। उनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभियुक्त इस तरीके से पकड़े गए हैं कि इनका जब आधार ऑथेंटिकेशन करवाया गया तब इन्होंने अपने फोटो फर्जी बनवा लिए थे। 4 सॉल्वर के अलावा एसटीएफ ने 2 मुन्ना भाइयों को भी गिरफ्तार किया है, यानी कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बरेली में भी ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में कई नकलचियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक आर्मी का जवान भी शामिल है। एसटीएफ को सॉल्वर गैंग की खबर मिली थी। ये गैंग वीडियो भर्ती परीक्षा में सॉल्वर मुहैया करा रहा था, जिसके बाद एसटीएफ ने एक आर्मी के जवान सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 सॉल्वर, एक गैंग का सरगना और बाकी मददगार हैं। दरअसल प्रदेश में वीडियो पद के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश में कुल 14 नकलची और मुन्ना भाई पकड़े गए। आपको बता दें कि यूपी सरकार नकल माफिया और नकलचियों के खिलाफ काफी सख्त है और उसी का असर है कि इतनी बड़ी संख्या में नकलची पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब बात होगी एक मर्डर मिस्ट्री की। पुलिस के सामने तमाम तरह के केस आते हैं, तमाम सबूत, तमाम एंगल, लेकिन कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं कि सुराग तलाशना भी मुश्किल हो जाए। अंबेडकर नगर पुलिस ने एक ऐसे ही ब्लाइंड केस को सॉल्व किया है, जिसमें आपको बता सकते हैं कि क्या क्या बातें सामने आई हैं और कैसे एक बिना शिनाख्त वाली डेड बॉडी और बिना सुराग वाली वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है और कैसे कॉन्डोम का पैकेट इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम कड़ी बनी। कत्ल, कातिल और कॉन्डम। ब्लाइंड मर्डर, कड़ियां उलझी। मर्डर मिस्ट्री कॉन्डोम से सुलझी। पुलिस के सामने तमाम तरह के केस आते हैं। कभी कातिल खुद पुलिस के सामने आ जाते हैं तो कभी तमाम सबूत छोड़ जाते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर पुलिस ने एक ऐसे केस का खुलासा किया है जो पुलिस ट्रेनिंग के हर वर्दी वाले को पढ़ना चाहिए। दरअसल बेवाना थाना इलाके में चंद दिन पहले एक जला हुआ शव मिला था। शव 90% से अधिक जल गया, लिहाजा न उसकी पहचान हो सकी, न ही वारदात वाली जगह पर कोई सुराग मिला। लेकिन इसको सुलझाने के लिए एसपी ने एक ऐसे बेहतरीन अफसर को काम पर लगाया जिसके काम के तरीके ने न सिर्फ मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी, बल्कि अब ये केस पुलिस ट्रेनिंग में एक चैप्टर की तरह पढ़ाया जाएगा। अजब सिंह के मर्डर मिस्ट्री में एक अलग ही थ्योरी थी। एक साथ दो लड़कियों से प्यार अजब सिंह की मौत का कारण बन गया। अजब सिंह सर्कस दिखाने में तो माहिर था, लेकिन वह जिंदगी के सफर में फिसड्डी साबित हुआ। अजब सिंह ने जिन 2 लड़कियों से प्यार किया, उन्हीं के भाइयों ने मिलकर पहले इसकी हत्या कर दी। दरअसल जिस केस के खुलासे के लिए पुलिस जुटी थी, उसमें कोई क्लू नहीं था, न मृतक की पहचान, न कातिल का सुराग। लेकिन एक चीज ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो था मौके पर पड़ा एक कॉन्डम का पैकेट। और कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने कॉन्डम को ही अपनी सबसे बड़ी लीड बनाया। पुलिस ने पाया कि जिस कंपनी का कॉन्डम मिला, उसकी पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में ही बिक्री होती है। इससे एक बात साफ हो गई कि कहीं न कहीं इस केस में पश्चिमी यूपी से तार जुड़े हैं। लिहाजा पुलिस ने अंबेडकर नगर में एक्टिव रहे पश्चिमी यूपी के मोबाइल नंबर्स की लिस्ट निकाली। कुल 12 नंबर ट्रेस किए गए, जिसमें 8 नंबर एक ही परिवार के थे, जिनके तार सहारनपुर से जुड़े थे। एक जलती हुई लाश मिली थी, जिसके पास और कोई शिनाख्त नहीं था। कुछ फिजिकल एविडेंस मिले थे शिनाख्त के तौर पर, जिसके आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पता लगा कि यह व्यक्ति अजब सिंह नाम का है और ये 3 लोग सर्कस लगाने आए थे कुछ दिन पहले और उसके बाद से ये गायब। पुलिस ने जब अंबेडकर नगर में एक्टिव रहे पश्चिमी यूपी के मोबाइल नंबर्स को खंगाला तो महिला से बातचीत के दौरान अहम जानकारी हाथ लगी। महिला ने बताया कि सहारनपुर के 4 लोग अंबेडकर नगर में सर्कस देखने गए थे। इसके बाद पुलिस ने इमरान और फरहान को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अजब सिंह की हत्या की बात कबूल कर ली। इरफान की बहन के साथ प्रेमालाप करता था, वार्ता करता था ये व्यक्ति अजब सिंह, जिससे ये नाराज थे और बात करने के लिए मना करते थे, लेकिन ये मानता नहीं था। फिर सर्कस का कुछ सामान बेचने का पैसा कुछ सामान बेचा अजब सिंह ने, वो पैसा स्वयं रख लिया, वो इनको नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर इन तीनों लोगों ने इसकी पहले हत्या की और लाश को वहाँ मौजूद स्कूल में मौजूद लकड़ियों पे, कागज के गत्तों पे इकट्ठा करके जलाने की कोशिश की। दरअसल मृतक अजब सिंह के आरोपियों की बहन से संबंध थे, जबकि मृतक चोरी की वारदात को भी अंजाम दे चुका था। बस इसी बात से नाराज भाइयों ने शराब पिलाने के बहाने से एक स्कूल में बुलाया,
जहां पहले शराब पिलाई, फिर नशे की हालत में उसकी हत्या कर दी और शव को शिनाख्त मिटाने के लिए जला दिया। लेकिन मौके से एक कॉन्डम का पैकेट मिला जिसने शातिर कातिलों तक पुलिस को पहुंचा दिया। यानी कि कॉन्डम के पैकेट से ये ब्लाइंड मिस्ट्री सुलझ गई, जिसे अब मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भी पढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनका इश्क 12 साल पुराना था। वो छठी क्लास में मिले थे, फिर 3 साल साथ साथ पढ़े। बचपन बीता, दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन वक्त बदला तो आशिकी में नए की तलाश शुरू हो गई और यहीं से शुरू हुई एक कत्ल के साजिश की कहानी, जिसका खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने बीएचयू छात्रा और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बीएचयू में पढ़ने वाली इस छात्रा ने आखिर क्यों अपने बचपन के प्यार को ठिकाने लगाया, देखिए क्या है ये पूरी कहानी। बचपन का प्यार, कातिल दिलदार। नए आशिक के लिए पुराने वाले का कत्ल। बीएचयू छात्रा की खूनी लव स्टोरी। उनका इश्क सालों पुराना था। वो कक्षा 6 में मिले थे, फिर 3 साल साथ साथ पढ़े। बचपन बीता, दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन वक्त बदला तो आशिकी में नए की तलाश शुरू हो गई और यहीं से शुरू हुई एक कत्ल के साजिश की कहानी, जिसका खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने बीएचयू छात्रा और उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तारीख 25 मई, जगह फर्रुखाबाद। मई के आखिरी हफ्ते में दिव्यांश अपने घर से बनारस के लिए निकला। परिवार को काशी घूमने की बात कहकर निकले दिव्यांश का फोन दूसरे दिन ही बंद हो गया। अब परिवार को उसकी टेंशन सताने लगी, लिहाजा परिवार 28 मई को वाराणसी पहुंचा और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन इसी बीच दिव्यांश के दोस्त ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुन परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्त ने बताया दिव्यांश वाराणसी में गर्लफ्रेंड अनुष्का से मिलने आया था। अब परिवार को उसकी गर्लफ्रेंड पर शक हुआ तो थाने में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। इसी गुमशुदगी के आधार पर देवांश की खोजबीन जारी थी और इसी दौरान 8 जून को देवांश की गुमशुदगी के आधार पर ही अभियोग पंजीकृत हुआ। टीम को खोजबीन में लगाया गया और टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ये है